द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम नेपाल में जो हाल में उथल-पुथल हुई है, उस पर बात कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन हुए, इस्तीफे हुए और एक गंभीर आर्थिक दबाव भी है, जैसा कि स्रोत सामग्री में दिखता है। तो सवाल ये है कि क्या ये संकट मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगा, उसका नतीजा है, या फिर ये दशकों की जो गहरी आर्थिक और राजनैतिक नाकामियां हैं, उनका एक तरह से अनिवार्य परिणाम है? मेरा मानना है कि जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं और ये संकट लंबे समय से जो मुद्दे पनप रहे थे, उनका नतीजा है। और मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मैं मानती हूँ कि इस अभूतपूर्व संकट के पीछे मुख्य वजह हालिया सोशल मीडिया प्रतिबंध ही है। देखिए, ये संकट एकाएक नहीं आया है। आप देखिए, दशकों से बेरोजगारी 10% से ऊपर बनी हुई है, जो युवाओं में जाहिर है भारी निराशा पैदा करती है। प्रति व्यक्ति आय को देखें तो वो दक्षिण एशिया के औसत से लगभग आधी है। निवेश लगातार कम हुआ है। करीब 10 साल पहले ये जीडीपी का लगभग 1/3 था, अब वो घटकर सिर्फ 1/4 रह गया है। और इसी दौरान सरकारी कर्ज वो लगभग दोगुना हो गया है, जबकि देश के भविष्य के लिए जो जरूरी पूंजीगत खर्च है वो आधे से भी कम रह गया है। और फिर 17 सालों में 13 सरकारें बदली हैं। ये राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार तो है ही, साथ में वो नेपो किड्स मतलब राजनीतिक कुलीन वर्ग के बच्चों के जो तौर तरीके हैं, उनके प्रति भी जनता में गुस्सा है। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक चिंगारी थी, जिसने पहले से तैयार बारूद में जैसे आग लगा दी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये समस्याएं मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि संकट की शुरुआत ठीक 8 सितंबर को हुई? ये सीधे तौर पर सरकार के उस फैसले से जुड़ा है जिसके तहत 3 सितंबर की समय सीमा के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे करीब 26 प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई गई। शुरुआती प्रदर्शन तो साफ तौर पर इसी पाबंदी के खिलाफ थे। बाद में मुद्दे जुड़े होंगे, पर शुरुआत तो यहीं से हुई। और जिस तेजी और जिस पैमाने पर खासकर जेन जी ने इसमें हिस्सा लिया और जिस तरह से मतलब संसद भवन जैसी जगहों को निशाना बनाया गया, ये दिखाता है कि ये पाबंदी कितनी बड़ी, कितनी तात्कालिक वजह थी। पिछली आर्थिक या राजनीतिक समस्याओं ने उन्होंने कभी इस तरह का तीव्र और इतना व्यापक विस्फोट क्यों नहीं किया? ये प्रतिबंध अपने आप में अभूतपूर्व था। वैसे आपकी बात सही है कि प्रतिबंध एक तात्कालिक ट्रिगर था, पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन, क्या वो इतनी तबाही मचा सकता था? अब देखिए, 19 से 22 मौतें हुई हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए, कर्फ्यू लगाना पड़ा, हवाई अड्डे तक बंद करने पड़े। क्या ये जो संकट का पैमाना है, ये नहीं दिखाता कि असल ईंधन तो लोगों की वो आर्थिक हताशा और राजनीतिक व्यवस्था में जो अविश्वास था, वो था जो पहले से मौजूद था? अगर जमीन पहले से इतनी तैयार ना होती तो क्या स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ सकती थी? लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये जो खास प्रतिबंध था, इसने जीन जेड को सीधे तौर पर प्रभावित किया। वो पीढ़ी जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म, आप जानती हैं, संवाद और अभिव्यक्ति का कितना अहम जरिया है। इसकी टाइमलाइन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रतिबंध लागू होने के कुछ ही दिनों के अंदर इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पहले की समस्याओं के बावजूद इस तरह से लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे थे? ये प्रतिबंध शायद उनकी दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। पर फिर ये कैसे समझा जाए कि विरोध प्रदर्शन बहुत जल्द ही प्रतिबंध के मुद्दे से आगे बढ़कर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वो नेपो किड्स वाली जो पुरानी शिकायतें थीं, उन पर केंद्रित हो गए? जैसा आपने भी माना, मांगे व्यापक हो गईं, तो क्या ये नहीं दिखाता कि प्रतिबंध ने बस उस गहरे असंतोष को बाहर आने का एक मौका दिया जो पहले से अंदर ही अंदर उबल रहा था? हाँ, ये बात सही है, मांगे व्यापक हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा तर्क ये है कि जो शुरुआती विस्फोट हुआ, उसकी तीव्रता और उसका जो समय था, वो सीधे तौर पर प्रतिबंध से जुड़ा था। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक बार आंदोलन शुरू हो जाता है तो पुरानी शिकायतें भी सतह पर आ जाती हैं। पर असल सवाल ये है कि क्या बिना इस प्रतिबंध के इस वक्त इस पैमाने पर यह सब होता? मुझे इसमें संदेह है। और सरकार की जो प्रतिक्रिया रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? सुरक्षा बलों ने जिस तरह की हिंसा का इस्तेमाल किया, गोलियां चलाना, और खबरें तो यहां तक हैं कि अस्पतालों पर भी हमले हुए, क्या उसने स्थिति को प्रतिबंध के मुद्दे से कहीं ज्यादा नहीं बिगाड़ दिया? क्या ये जो जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग था, वो संकट को बढ़ाने की एक बड़ी वजह नहीं बना? सरकार की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से कठोर थी।
लेकिन शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि उन्हें इतनी सख्ती क्यों दिखानी पड़ी। हो सकता है कि प्रतिबंध के खिलाफ गुस्सा शुरू से ही इतना ज्यादा और विस्फोटक था कि सरकार को लगा कि स्थिति नियंत्रण से पूरी तरह बाहर जा रही है। और देखिए, पहले गृह मंत्री और फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। और ये गंभीरता सीधे तौर पर इन प्रतिबंध जनित विरोधों से ही पैदा हुई थी। संक्षेप में कहूं तो मेरा नजरिया यही है कि जब तक नेपाल अपनी बुनियादी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का हल नहीं निकालता, जैसे कि बेरोजगारी, गिरता हुआ निवेश, बढ़ता कर्ज और वो स्थायी राजनीतिक अस्थिरता, तब तक कोई भी सतही बदलाव वो नाकाफी ही रहेगा। ये संकट उन गहरी जड़ों का ही एक लक्षण है असल में। और मेरा निष्कर्ष ये है कि इस खास संकट को समझने के लिए, इसकी तीव्रता और इसके समय को समझने के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध के तात्कालिक और शक्तिशाली असर को कम नहीं आंका जा सकता। हाँ, भले ही सूखी लकड़ियां पहले से मौजूद थीं, लेकिन आग तो इसी चिंगारी ने लगाई। निश्चित रूप से ये एक जटिल स्थिति है जिसमें तात्कालिक घटनाओं और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों दोनों का ही योगदान है। बिल्कुल, और इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर गौर करना जरूरी है। स्रोत सामग्री में और भी कई पहलू हैं जिन पर यकीनन विचार किया जा सकता है।